नमस्कार दोस्तों। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज पर IPBES की एक रिपोर्ट 4 सितंबर में जारी की गई है। इस रिपोर्ट में इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की स्थिति पर, इसके प्रभावों पर और इसको नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की गई है। तो IPBES का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसका ये 10वां सम्मेलन था जहां पर इस रिपोर्ट को फाइनलाइज किया गया और इसको अब जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्या होती हैं। ये ऐसे जंतु, ऐसे पादप या सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें मानव के द्वारा अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्रों से या प्राकृतिक क्षेत्रों से नए क्षेत्रों में स्थापित कर दिया जाता है या इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और इस नए क्षेत्र में पहुंचने के बाद ये यहां की बायोडायवर्सिटी के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए और वहां की आर्थिक गतिविधियों के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो है, इन पर डिटेल में चर्चा इस पर की गई है। स्पेशल रिपोर्ट ही इसी पर जारी की गई है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे विलायती कीकर। तो विलायती कीकर एक मैक्सिकन पौधा है जो भारत में 1930 में ब्रिटिश के द्वारा लाया गया। और जब दिल्ली में ये आया तो दिल्ली में ये दिल्ली रिज के क्षेत्र में फैल गया। और जब इस क्षेत्र में फैला तो यहां की जो नेटिव, यहां की स्थानीय प्रजातियां थी, उनके लिए यह प्रतिकूल स्थिति थी। उसने उनको उगने नहीं दिया आसपास अपने, और उनकी जैव विविधता धीरे धीरे कम होती गई और इसका स्प्रेड है, इसका विस्तार होता चला गया। और लास्ट ईयर इसको समाप्त करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए एक प्रोग्राम भी चलाया गया था। इस पौधे की जो पत्तियां गिरती हैं वो जल्दी किए सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होती हैं। इसकी जड़ें 50 मीटर तक गहरी पहुंच जाती हैं और ग्राउंड वाटर जो है, भूमजल है, उसको नीचे तक पहुंचा देती हैं। वाटर टेबल गिरने लगता है। इसके साथ साथ ये अपने आसपास किसी अन्य पौधे को अंकुरित भी नहीं होने देती हैं। इसलिए ये स्थानीय बायोडायवर्सिटी के लिए क्या था, एक नुकसानदायक था। तो ये पौधा मैक्सिको का मूल निवासी था, वहां से भारत आया। तो अपने जो प्राकृतिक क्षेत्र से ये नए क्षेत्र में आया और यहां की जैव विविधता के लिए ये नुकसानदायक साबित हुआ। इसी तरह का एक और पौधा है लैंटेना कैमेरा। तो लैंटेना कैमेरा जो है वो भी ट्रॉपिकल अमेरिकन क्षेत्र से आया है। और यहां पर आने के बाद इसने शिवालिक के क्षेत्र में, सेंट्रल इंडिया के क्षेत्र में और वेस्टर्न घाट का जो दक्षिणी भाग है उस क्षेत्र में ये फैल गया है। और ये टाइगर रेंज के 40% क्षेत्र में फैल चुका है। अब इससे हो क्या रहा है, ये रहा है कि ये किसी अन्य पौधे को उगने नहीं देता। बहुत सघन झाड़ी है ये, तो कोई अन्य पादप उग नहीं पाता। उनके साथ रिसोर्स के लिए, संसाधनों को लेकर कंपटीशन करता है। दूसरी इसकी दिक्कत यह है कि जो शाकाहारी जंतु हैं वो इसे खा नहीं पाते। अगर इसे खाते हैं तो उन्हें एलर्जी हो जाती है, और अगर ज्यादा खा ले तो उनकी मृत्यु तक हो सकती है। अब इससे हो क्या रहा है कि शाकाहारी जंतुओं की संख्या कम हो रही है। अब हर्बीवोरस एनिमल कम होंगे तो टाइगर के लिए जो भोजन है वो कम हो जाएगा। तो टाइगर पर भी प्रॉब्लम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये 40% जो एरिया है, टाइगर रेंज है, उसमें ये फैल चुकी है, इन्वेड कर चुकी है। तो ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कहते हैं। तो अब देखते हैं इसके क्या है। इसको प्रोसेस भी इसमें दिया गया है कि किस तरह से ये फैलता है। देखो इसमें दिया गया है कि मान लो किसी नए क्षेत्र से पौधा है, किसी अपने ज्योग्राफिकल रेंज में अवस्थित है, वो अपने नेटिव एरिया में। तो अगर वो अपने मूल प्राकृतिक क्षेत्र में है तो उसे बोला जाएगा नेटिव स्पीसीज, कि ये यहीं का पौधा था या यहीं का जंतु था और अपने ही क्षेत्र में है, तो इसे बोलेंगे नेटिव स्पीसीज, ये वहीं की प्रजाति है। लेकिन अगर वो नेटिव प्रजाति किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करके, किसी परिवहन के साधन के माध्यम से नए क्षेत्र में पहुंचेगी तो उसे बोला जाएगा इन्वेजन। तो सबसे पहले अगर कोई स्पीसीज आ रही है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नए क्षेत्र में पहुंचना बोलते हैं इंट्रोडक्शन। अर्थात लैंटेना कैमेरा या आपका विलायती कीकर का भारत में पहुंचना कहलाएगा इंट्रोडक्शन। और फिर यहां पर उसका होगा एस्टैब्लिशमेंट, मतलब यहां पर उसका जिस क्षेत्र में ये आया वहां पर इनकी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो उसे कहा जाएगा एस्टैब्लिशमेंट। अब वो वहां पर स्थापित हो चुका है। और उसके बाद इसका आसपास के क्षेत्रों में फैल जाना उसे बोलेंगे स्प्रेड, फैलाव, विस्तार होना। तो इन्वेजन के 4 फेज हैं, ट्रांसपोर्ट, इंट्रोडक्शन, एस्टैब्लिशमेंट एंड स्प्रेड। ये 4 फेज इसमें बताए गए हैं। और जब ये फैलता है, इन 4 प्रोसेस को बोला जाता है बायोलॉजिकल इन्वेजन। कि इन्वेजन हो रहा है जैविक जीवों का हो रहा है, तो इसे क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल इन्वेजन।
और अगर इस इन्वेजन के कारण यहां की बायोडायवर्सिटी को लॉस हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, जो प्रजाति इस तरह से फैली है उसे IAS कह दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इसमें प्रोसेस दिया हुआ है। इसके बाद जो हम देखेंगे तो क्या है कि इसके प्रभाव या इसके इंपैक्ट देखेंगे। तो इंपैक्ट में देखो सबसे पहला है कि प्रकृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम प्रकृति देखें तो प्रकृति पर इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, जैव विविधता का नाश होना। मतलब ये अपने इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, अपने आसपास जितनी भी जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनको धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं और अपना विस्तार कर लेती हैं। दूसरा हो जाएगा स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होना, विलुप्त हो जाना। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की कारण पूरी तरह विलुप्ति हो चुकी हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा ये होगा कि ये इकोसिस्टम जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसकी स्ट्रक्चर को बदल देती हैं, उसको चेंज कर देती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो विलायती कीकर है, जूली फ्लोरा, तो विलायती कीकर की पत्तियां जहां गिरती हैं तो वो कुछ प्रकार के केमिकल छोड़ती हैं जिससे मृदा की केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाएगा। इसके साथ साथ ये क्या करती हैं, ग्राउंड वाटर को भी क्या कर देती है, कम कर देती हैं, उसके वाटर टेबल नीचे जाने लगता है। तो ये इकोसिस्टम के जो स्ट्रक्चर है, उसके कंपोनेंट है, उनको भी चेंज कर देता है। इसके साथ साथ क्या करता है, होमोजेनस भी हो जाते हैं इकोसिस्टम, अर्थात इकोसिस्टम में जो जैव विविधता पाई जाती थी वो अब कम होने लगेगी, सभी जगह एक ही तरह की प्रजातियां दिखने लगती हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई डिजीज आ जाएगी तो वो पूरे के पूरे क्षेत्र को ही साफ कर देगी। तो ये संकट हमारी प्रकृति के सामने उत्पन्न हो रहे हैं। अब दूसरा देखो इसमें एक प्रभाव बताया गया, नेचर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपल, मतलब लोगों को जो प्रकृति सेवाएं प्रदान करती है वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही हैं। कैसे, जैसे प्रकृति हमें वो जल की उपलब्धता कराती है तो हमारी वाटर सिक्योरिटी संकट में आ सकती है। जैसे एक और पादप है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी जिसे कहते हैं। ये जलकुंभी क्या करता है, ये किसी भी जलीय निकाय पर ऊपर फैल जाता है। ये एक सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था भारत में, साउथ अमेरिका से आया था। तो ये क्या करता है कि पूरे के पूरे जलीय निकाय के ऊपर बहुत तेजी से फैल जाता है। अब जब उसको ढक लेगा तो उसके अंदर, जलीय निकाय के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, प्रकाश नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा, जलीय जो जीव हैं या यूं कहूं वहां के पादप हैं और मछलियां हैं वो मरने लगती हैं और धीरे धीरे वो पूरा का पूरा जल प्रदूषित हो जाता है, वहां की मछलियां समाप्त हो जाती हैं और बदबू आने लगती है उस क्षेत्र से। तो पूरे के पूरे वाटर को कंटेमिनेट कर देगा, जिससे हमारी वाटर सिक्योरिटी भी प्रभावित होगी। इसके साथ साथ क्या होगा, ये हमारी फूड सिक्योरिटी को भी प्रभावित करता है। कैसे, मान लो किसी क्षेत्र में या किसी समुद्री क्षेत्र में कोई इन्वेजिव एलियन स्पीसीज आ गई तो वो वहां की जो स्थानीय प्रजातियां उनको हटा देगी। अगर वो वहां से समाप्त हो गई या वहां से माइग्रेट कर गई, वहां से विस्थापित हो गई, तो जो स्थानीय लोग हैं जो मछली पर निर्भर थे या फिशिंग पर निर्भर थे, उनकी आजीविका विपरीत रूप से प्रभावित होगी। उनकी जो खाने की जो फूड सिक्योरिटी है वो विपरीत रूप से क्या होगी, प्रभावित होगी। तो ये फूड सिक्योरिटी को भी प्रभावित करता है। इसके साथ साथ ये क्या करेगा, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी को प्रभावित करने के साथ साथ हमारे सौंदर्य को भी कम करता है प्रकृति के। तो टूरिज्म एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे इकोनॉमिक लॉस होता है, लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से ये जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं उस पर भी क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा हमारी ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी विपरीत रूप से प्रभावित करता है, जीवन की गुणवत्ता पर, क्योंकि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज मानव के हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं। तो मानव के स्वास्थ्य पर जब विपरीत प्रभाव डालेंगी तो हमारे जीवन की गुणवत्ता कम होगी। जैसे नए नए क्षेत्रों में अब मलेरिया सामने उभर कर आ रहा है, जीका आ रहा है। इस तरह के जो नए नए क्षेत्रों में स्पीसीज जा रही हैं और वहां पर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं, तो वो जीवन की गुणवत्ता को खराब करेगा। इसके साथ साथ क्या होगा, जब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज किसी देश में पहुंचती हैं तो वो वहां के जो जनजातीय लोग हैं या स्थानीय लोग हैं उनको बहुत विपरीत रूप से प्रभावित करती है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ज्यादातर जो IAS हैं, जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं, वो जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनकी जमीनों पर ये ज्यादा फैली हुई हैं। जो या जनजातीय लोग हैं उनकी लैंड पर ये ज्यादा है और वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। जब वो प्रकृति पर निर्भर हैं और जैव विविधता का नाश होगा तो उनकी आजीविका विपरीत रूप से प्रभावित होगी, क्योंकि वो उन संसाधन, वो प्रकृति पर ज्यादा निर्भर है।
तो जब उनकी आजीविका का लॉस होगा, जिससे वो परंपरागत रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे मछली पकड़ना या वन उत्पाद या शिकार, तो जब बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा तो वो विपरीत रूप से प्रभावित होगा, जिससे वो क्या चले जाएंगे, वो सैड हो जाएंगे, उनका वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, मानसिक तनाव की स्थिति में पैदा हो जाएंगे। उनके अधिकारों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। उनकी कल्चरल आइडेंटिटी उन सब चीजों से जुड़ी हुई है, वनों से, प्रकृति से उनकी आइडेंटिटी जुड़ी है, तो वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को जाते हुए देखेंगे, उसको खोते हुए देखेंगे, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस तरह से उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होती है। तो इस तरह से इन सब पर उसका प्रभाव इन्होंने बताया गया कि प्रकृति पर प्रभाव है, मानव को मिलने वाली सेवाओं पर प्रभाव है, मानव की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर प्रभाव पड़ता है इसका। ये सब नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो ये इस पे चर्चा की गई है। इसके बाद इसमें यह भी बताया गया है कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है। इसमें बताया गया कि 1970 के बाद से लगातार इनकी जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, उनकी आर्थिक लागत बढ़ती जा रही है, कि उनसे जो हमें सर्विसेज मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही हैं। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो प्रभावित हो रही है, उसकी भी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है। तो अगर इन सब, और मैनेजमेंट कॉस्ट है कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज आ रही है तो उनका प्रबंधन करना है, उनको हटाना है, क्या उन सब पर भी क्या लगता है, पैसा लगता है। तो इसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट बताई गई है कि 2019 में यह कॉस्ट 423 बिलियन डॉलर थी। और यह भी बताया गया है कि प्रति दशक ये 4 गुना बढ़ती चली जा रही है, हर दशक, हर 10 साल में 4 गुना बढ़ जाती है। तो इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि स्पीसीज एक्सटिंक्शन भी हो रहा है, विलुप्तीकरण जो हो रहा है उसमें 60% योगदान आईएएस का है। अगर प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं तो उनमें 60% योगदान किसका है, आईएएस का है। और इसके साथ साथ बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी प्रभावित करते हैं, और प्रभावित कितना करते हैं, 85%। अगर इनके हम प्रभावों को देखने लगे तो 85% प्रभाव ऐसे हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करते हैं। तो ये भी इसमें से मुद्दे निकलकर सामने आए हैं। इसके बाद उन्होंने किस बात पर चर्चा की है कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए। देखो, इसमें बोला है कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज आ रही हैं तो उनका 2 स्तर पर प्रबंधन करना है मेनली। एक तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज अगर भारत में आ रही हैं तो उनसे पहले क्या मैनेजमेंट हो, और एक आने के बाद। तो आने से पहले को बोलते हैं प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस। प्रिवेंशन मतलब रोकना, और प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी करना। अर्थात इन्वेजिव एलियन स्पीसीज भारत में आए इससे पहले हम तैयारी करके रखें और उन्हें आने से रोकें। तो कैसे रोकेंगे, इंपोर्ट कंट्रोल्स एंड बॉर्डर बायो सिक्योरिटी, कि हम ऐसी स्पीसीज का आयात ही ना करें जिनके बारे में हमें पता है कि ये इन्वेजिव हैं, हम उनके आयात पर ही प्रतिबंध लगा दें या उनके आयात को रोकें। और अगर वो बॉर्डर तक आ रही हैं तो वहां स्कैनिंग करें, वहां चेकिंग करें कि उन्हें बॉर्डर पर ही रोका जा सके। तो ये होगा इंपोर्ट एंड बॉर्डर बायोसिक्योरिटी। फिर आएगा पाथवे मैनेजमेंट। पाथवे मैनेजमेंट क्या है कि हमें यह देखना होगा कि किन किन रस्तों से या किन किन तरीकों से वो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज किसी देश में आ रही हैं, कि वो मैराइन शिप के थ्रू आ रही हैं, एरोप्लेन से आ रही हैं, या किसी और रूट के माध्यम से आ रही हैं। तो उसको भी हमें इसमें देखना होगा। और फिर रिस्क एनालिसिस करना होगा कि किससे में ज्यादा रिस्क है, कि कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं जो ज्यादा खतरनाक है, कौन से ऐसे पाथवेज हैं जो ज्यादा रिस्की हैं। तो हमें उस रिस्क का भी एनालिसिस करना होगा। तो ये सब कब होगा, ये सब होगा किसी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के किसी देश में आने से पहले के फेज है। तो इसीलिए इसको बोला है प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस। अब दूसरा देखो क्या, अर्ली डिटेक्शन। अगर यहां आ गई किसी देश में तब क्या किया जाए, तो सबसे पहले होगा सर्विलांसेस, कि हम निगरानी रखें कि कौन कौन सी आ रही हैं स्पीसीज यहां पर, और उनमें से कौन कौन सी इन्वेजिव हैं। तो सर्विलांस करें उनका, और डायग्नोस्टिक्स करें, कि पहचान करें कि हाँ ये स्पीसीज अब इन्वेजिव के रूप में फैल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्विलांस करना और डायग्नोस्टिक्स इसमें आ जाएगा। किसमें, अर्ली डिटेक्शन में। मतलब अब हम भारत में आ गई है, अब रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मतलब अगर वो भारत में आ गई है और फैल चुकी है किसी क्षेत्र में, तो अब उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए। इरेडिकेशन मतलब पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। उसमें यूज करते हैं फिजिकल इरेडिकेशन, मतलब भौतिक रूप से या तो उखाड़ दें या जुताई करके किसी भी तरीके से उसे क्या करें, पूरी तरह समाप्त कर दें। दूसरा देखो क्या है, केमिकल इरेडिकेशन, मतलब पेस्टिसाइड्स का यूज करके भी हटा सकते हैं। थर्ड है एडेप्टिव मैनेजमेंट, मतलब कई सारी चीजों को कॉम्बिनेशन रूप से अगर करेंगे तो उसे एडेप्टिव मैनेजमेंट कहा जाता है। तो इस तरह का यूज किया जा सकता है। इसके बाद है कंटेनमेंट एंड कंट्रोल।
कंटेनमेंट एंड कंट्रोल क्या, जब कोई स्पीसीज काफी फैल जाती है तब उसको पूरी तरह से इरेडिकेट करना मुश्किल हो जाता है, तब क्या करेंगे, तो जिस क्षेत्र में है उसको वहीं तक ही सीमित रखें। अगर वो बाहर फैलती है तो बाहर उसको इरेडिकेट कर दिया जाए। तो जिस क्षेत्र में उसकी काफी संख्या है, उसकी डेंसिटी काफी है, उसको वहीं तक सीमित रखें, बाहर ना फैलने दें। तो क्या होगा, कंटेनमेंट एंड कंट्रोल। कंट्रोल होता है कि उसकी संख्या को कम कर देना, पूरी तरह से समाप्त करना नहीं। तो फिर आएगा कंटेनमेंट एंड कंट्रोल। और फिर आता है देखो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, अर्थात पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही रिस्टोर किया जाए, अर्थात वहां नेटिव प्रजातियों की संख्या को बढ़ाया जाए, इनकी संख्या को कम किया जाए। तो इसे क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही आपने क्या किया, रिस्टोर किया। और फिर आएगा पब्लिक अंडरस्टैंडिंग या पब्लिक एंगेजमेंट, लोगों को भी इसमें शामिल करें कि अगर किसी वो क्या करें, ऐसी स्पीसीज को ना लेकर आए, या अगर उन्हें पता लगता है कि कहीं पर कोई ऐसी स्पीसीज है जो क्या है इन्वेजिव है और वहां पर वो फैल रही है, तो उसकी सूचना दें, तो लोगों की भागीदारी को भी शामिल किया जाए। तो इन सभी प्रयासों को इसके अंदर शामिल किया गया है इसके मैनेजमेंट के लिए। तो ये इसके सारे प्रभाव थे। इसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को भी बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्हें बताया है, उसके लिए देखो, इसके लिए ये स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा, इस स्लाइड में बताया है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां है। देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि 34% जो इन्वेजन हो रहा है वो अमेरिका में है, 34% नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, 31% यूरोप और सेंट्रल एशिया में देखने को मिल रहा है, 25% जो है वो एशिया और पैसिफिक में है, और 7% जो है वो अफ्रीका में। तो इस तरह से इनका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये भी बताया कि सबसे ज्यादा इससे क्या प्रभावित हो रहा है, सबसे ज्यादा इससे लैंड प्रभावित हो रही है, टेरेस्ट्रियल जो क्षेत्र है वो प्रभावित हो रहा है, स्थलीय भाग प्रभावित हो रहा है, वो 75% स्थलीय भाग इन्वेजिव एलियन स्पीसीज से प्रभावित हो रहा है। जबकि इसके बाद स्थिति आती है फ्रेश वाटर की, और इसके बाद आता है मैराइन हैबिटेट की। तो ये इनका इसके बाद नंबर आता है, इसके बाद ये प्रभावित हो रहे हैं। और यह भी बताया गया कि सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रभाव हो रहा है तो वो द्वीपों पर देखने को मिल रहा है, जो आइलैंड्स हैं वहां पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो ये उन्होंने इसका क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन को बताया। इसके बाद अब इसके थोड़े मोटे डाटा की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज से भी हाँ इसको जोड़ा गया। तो क्लाइमेट चेंज देखो क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो क्या रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम है वो बढ़ गए हैं। पहले ये माना जा रहा है कि मानव जनित कारणों से ही जो स्पीसीज है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचती हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, मानव जनित कारणों से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन उसकी वजह से जो प्राकृतिक इवेंट्स है, नेचुरल इवेंट्स है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जैसे हरिकेन्स, तो हरिकेन्स की वजह से क्या होगा, एक क्षेत्र की स्पीसीज है वो नए क्षेत्र में पहुंच सकती हैं, फ्लड्स बाढ़ के कारण पहुंच सकती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक तो उन्हें ट्रांसपोर्ट का एक नया मीडियम मिल गया है, एक माध्यम मिल गया है जिसके माध्यम से नए क्षेत्रों में जा रहे हैं। दूसरा इससे क्या हो रहा है, दूसरा क्लाइमेट चेंज वजह से यह हो रहा है कि पहले अगर किसी क्षेत्र में कोई इन्वेजिव एलियन स्पीसीज गई और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन उसके अनुरूप नहीं है तो वो वहां सर्वाइव नहीं करती थी, वो वहां पनप नहीं पाती थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि उनका टेम्परेचर कई क्षेत्रों का बढ़ चुका है, तो जो ट्रॉपिकल एरियाज की स्पीसीज थी अब वो टेम्परेट की तरफ बढ़ रही हैं, मतलब उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां की प्रस्तुतियां ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब उनके अनुकूल हो गई हैं। तो इसलिए उनकी रेंज बढ़ रही है, उनका लैटिट्यूड बढ़ रहा है और ऊंचाई भी बढ़ रही है। जैसे जैसे पर्वतों के ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉरी, तो निचले क्षेत्र की प्रजातियां अब ऊपरी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं और नए क्षेत्रों में वो इन्वेजिव हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का प्रकोप बढ़ रहा है, उनका एरिया में विस्तार हो रहा है, नए नए क्षेत्रों में ये पहुंच रही हैं। तो ये तो था पूरा का पूरा ये। इसमें कुछ डेटा भी दिया गया है, इसमें बताया गया है कि अभी तक 37,000 स्पीसीज की पहचान की गई है जो एलियन है, इन्वेजिव नहीं है, एलियन है, मतलब जो नए क्षेत्रों में पहुंची हैं। उनमें से 3500 ऐसी हैं, 3500 ऐसी हैं जो आईएएस है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, अर्थात नए क्षेत्रों की बायोडायवर्सिटी के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था के लिए वो नुकसानदायक है या वो खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। तो उसमें से 3500 ही ऐसी हैं, सभी ऐसी नहीं है। ये बताया गया $423 बिलियन का इकोनॉमिक कॉस्ट है, ये भी बता दिया है। ये भी बताया गया है कि प्रति वर्ष 200 स्पीसीज एलियन होती जा रही हैं, मतलब 200 स्पीसीज ऐसी हैं जो नए क्षेत्रों में पहुंच रही हैं। तो ये इसमें थोड़ा बहुत डेटा भी दिया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया है कि अगर हम इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के टारगेट्स को प्राप्त करते हैं
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, उनकी प्राप्ति की जा सकती है 2030 तक। देखो, इस जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, इसको बायोडायवर्सिटी का जो अभी जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी शामिल किया गया है। वहां पर एक हमारा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क लाया गया था। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसमें कुछ टारगेट डिसाइड किए गए थे। तो उसका टारगेट नंबर 6 जो था, उसमें यह डिफाइन किया गया है कि हम 2030 तक जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है उनके नए क्षेत्रों में इंट्रोडक्शन को, एस्टैब्लिशमेंट को 50% तक कम कर देंगे। टारगेट 6 में कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो नए क्षेत्रों में पहुंच रही हैं उसे, और वहां जाकर वो स्थापित हो रही हैं, इसको 50% तक कम किया जाएगा। तो इस टारगेट को भी वहां पर स्थापित किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इसे प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है, 2030 तक इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। और इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से ये किससे जुड़ा हुआ? बायोडायवर्सिटी समझौते से भी जुड़ा हुआ है। एक और चीज इसमें यह बताई गई है कि सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं। तो इसमें बताया गया है कि सरकारों ने लगभग 80% से ऊपर ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने नेशनल प्लान्स में इन्हें शामिल कर लिया है। देखो, 80% ने इन्हें क्या कर दिया है, अपने जो नेशनल बायोडायवर्सिटी प्लान है उनमें शामिल कर रखा है इसे। लेकिन केवल 17% ही हैं जिन्होंने इसे कानूनी रूप दिया है। तो सभी ने हां भर दिया है, अपने प्लान्स में डाल भी रहे हैं, लेकिन इसको लीगल फाउंडेशन नहीं दिया, नेशनल लेजिस्लेशन में नहीं अभी डाला है। और आधी कंट्री ऐसी हैं, 45% देश हैं जो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट के लिए कोई फंड ही नहीं जारी किया। देखो, नियरली हाफ ऑफ ऑल कंट्रीज डोंट इन्वेस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल इन्वेजन, मतलब इनका इन्वेजन के मैनेजमेंट के लिए कोई भी वित्त का प्रावधान नहीं करते, इसलिए इसे 2030 तक प्राप्त करना इस लक्ष्य को मुश्किल है। तो ये पूरा का पूरा था आपका इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का मुद्दा, कि इसमें ये आपको क्या दिए गए हैं, डेटा दिए गए हैं, इनके कॉजेस दिए गए हैं, इनके प्रभाव दिए गए हैं, और इनके मैनेजमेंट का तरीका दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।